हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है क्रांति की एक और धारा, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन और उग्रवादी आंदोलन तीनों अलग अलग शब्द हैं और तीनों का अलग अलग मतलब होता है और तीनों का अलग अलग उद्देश्य होता है। इसलिए हम क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी जो शब्द है उसके कई पहलू होते हैं, कई अर्थ होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका उद्देश्य अलग होता है कि कौन किस क्षेत्र में क्रांति करना चाहता है और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो कौन सा है? क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिससे अंग्रेज सबसे ज़्यादा परेशान रहे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नेता जुड़े वो ये इसी आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। भारतीय इतिहास में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, भले ही वो तुम्हारे रास बिहारी बोस हो और भले ही वो महाराष्ट्र मुंबई के नेता हों, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े नेता थे। अभिनव भारत जैसी संस्था हो, इनके पीछे जो उद्देश्य खड़ा किया गया था उसका मकसद था कि युवाओं को इन आंदोलन से जोड़ना और जोड़ने के बाद उनको प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण देने के बाद उनको कोता देना क्रांति में। ये लोग कहते थे कि पहले मरना सिखाइए लोगों को। अगर कोई आंदोलन आप खड़ा कर रहे हो और वहाँ पे आप लोगों ने युवाओं को इकट्ठा कर लिया और जब पता चला कि इसका मतलब क्या है, इसका परिणाम क्या होगा लास्ट में, तो उसको बता दो कि तुम्हें मरना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हारी किस्मत है कि तुम कितने टाइम सर्वाइव कर पाओ, 4 साल, 5 साल, 10 साल। उनको पहले ही बता दिया जाता था कि एक न एक दिन तुम पकड़े जाओगे और पकड़ने के बाद तुम्हें फांसी होगी, जेल होगी, 10 साल की, 20 साल की, काले पानी की, जो भी होगी, लेकिन होगी। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, 2-4 डंडे खाएंगे और सारे राज बता देंगे, साहब ऐसे ऐसे वो वहाँ छुपा है, वो वहाँ छुपा है, तो फिर तुम्हारी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके पहले ही युवाओं को ये घटनाक्रम बता दिया जाता था कि जैसे एक सन्यासी होता है, उसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, ऐसे ही तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के हाथों आने से अच्छा था वो लोग स्वयं अपने आप को ख़त्म कर लेते थे, मर जाते थे। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जो बाद में नहीं मिले। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने स्वयं को ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो आज क्रांतिकारी आंदोलन में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब बहुत सारे भारतीय नेताओं को ये महसूस होने लगा कि जिस प्रकार से उदारवादियों का जो हश्र हुआ, उदारवादियों का जो उद्देश्यों में उन्हें अपनी असफलता मिली, तो उन्हें लगा कि अंग्रेजों के सामने विनती करने से, अंग्रेजों के सामने क्षमा याचना करने से, अंग्रेजों के सामने निवेदन करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और हमें क्या है, हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमें हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आक्रोश का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये सारी बात जो थी वो थी क्रांतिकारी आंदोलन की जड़ थी एक प्रकार से। उसके बाद उदारवादी, फिर इसमें भी तो मैंने बताया था कि उग्रवादी भी थे, उग्रवादी आंदोलन भी हुआ और क्रांतिकारी आंदोलन भी हुआ। फिर इसका क्या मतलब है? चलो ये तो मान लिया कि उदारवादी लोग तो निवेदन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, संवैधानिक तरीकों से रास्ता अपनाते थे। उग्रवादी आंदोलन क्या करते थे? ये बिल्कुल हिंसात्मक तरीके से कार्य करते थे। तो फिर क्रांतिकारी आंदोलन में ऐसा क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन में ऐसा क्या जुड़ा था? देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे था कि इनका उद्देश्य था केवल क्या करना? स्वतंत्रता प्राप्त करना। स्वतंत्रता प्राप्त करना इनके क्या था? उद्देश्य था। उसके लिए भले ही कोई सा रास्ता क्यों अपनाना पड़े, भले ही अंग्रेजों की हत्याएं क्यों ना करनी पड़े, भले ही लूटमार क्यों ना करनी पड़े, भले ही विस्फोट क्यों ना करना पड़े, वो सारे काम हम करेंगे। तो इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसको अपनाया जाता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, कब हुई, किसके द्वारा की गई। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वो मुख्यतः कहां से मानी जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि 1871 में कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश नॉर्मन की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कब कर दी गई थी, 1871 में। कहाँ के, कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की क्या की गई, हत्या की गई थी। क्या नाम था उसका, नॉर्मन। इसके द्वारा बहुत सारे क्रांतिकारियों को बहुत कठोर कठोर यातनाएं, सजाएं दी गई, बहुत सारे दंड लगाए गए, कुछ बेगुनाह लोगों को भी पनिशमेंट दिया गया। इसलिए इसकी क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती है। कब कर दी जाती है, 1871 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 1872 में अंडमान में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। किसकी, 1872 में किसकी हत्या की गई थी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, कहां पे, अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना है ना, तो यहां पे इनकी क्या की गई, हत्या कर दी गई। तो ये इन्हीं घटनाओं से क्रांतिकारी आंदोलन की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। 1871 में कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश नॉर्मन की हत्या कर दी गई और उसके बाद में 1872 में लॉर्ड मेयो की अंडमान में हत्या कर दी गई। ठीक है इसके बाद धीरे धीरे इन घटनाओं को बढ़ावा मिला। वासुदेव बलवंत ने आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दिया। ये केवल अंग्रेजों की नज़र में थी ये घटनाएं, भारतीयों की नज़र में नहीं, क्योंकि इनके पीछे जो उद्देश्य था वो थी स्वतंत्रता। ठीक है, तो वासुदेव बलवंत, वासुदेव बलवंत के द्वारा इन ऐसी जो घटनाएं हैं उनको क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। और जब इन घटनाओं को बढ़ावा दिया गया तो बहुत सारे लोग जो हैं इनसे क्या हुए, आकर्षित हुए। ठीक है, क्या हुए, आकर्षित हुए और इनके लेख जो है वो अखबारों में छपना शुरू हुए। लंदन टाइम्स में, लंदन टाइम्स में वैलेंटाइन क्या नाम था, वैलेंटाइन सिरोन के द्वारा एक लेख छापा गया। क्या छापा गया, और लेख छापा गया और उस लेख के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया कि आतंकवादी आंदोलन, पश्चिमी जो आतंकवादी आंदोलन है वो ब्राह्मणों की देन है और ब्राह्मणों की जो गुप्त इनके कार्यक्रम हैं उनके उद्देश्य के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका लंदन में क्या होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट के सामने आ गई, गवर्नमेंट के सामने ये घटनाएं आ गई तो फिर गवर्नमेंट इनको कुचलने के लिए तैयार हो जाती है, अंग्रेज जो हैं इनको कुचलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये शुरुआत मैंने आपको बताई। अब देखते हैं इसके उदय के पीछे कारण क्या क्या थे, क्या कारण थे कि इसका उदय हुआ। ठीक है, देखिए क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय के पीछे कारण, क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय के कारण। क्या क्या कारण थे, तो इसके जो कारण थे, जो मुख्यतः कारण माने गए, उनके पीछे सबसे पहला कारण यह था कि क्रांतिकारी अब ये बात मान चुके थे, क्रांतिकारी अब ये बात मान चुके थे कि उदारवादियों की भांति कार्य करने से हमें स्वतंत्रता जो है वो मिलने वाली है नहीं।
अगर हमसे उनसे जाके विनती करेंगे, उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे जाके निवेदन करेंगे, तो हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है संघर्ष का, और वो है क्रांति का। ठीक है, तो प्रथम लॉजिक यही बचता है, कौन सा, कि उदारवादियों की भांति। ठीक है, उदारवादियों की भांति निवेदन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, निवेदन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। हमें जो रास्ता अपनाना होगा वो संघर्ष और क्रांति का रास्ता अपनाना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये इनका पहला कारण मान लीजिए आप। इसके अलावा जो जनता थी वो क्या थी, अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थी, और असंतोष की जो लहर है वो पूरे भारत में फैल चुकी थी, पूरे भारत में फैल चुकी थी। और भारतीय अब कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहते थे जिसके परिणाम तुरंत आए। ठीक है, और अंग्रेज जो हैं उसमें कतई शामिल ना हो, क्योंकि पहले जो नीतियां होती थी, उदारवादी रिक्वेस्ट करते थे, बोलते हाँ ठीक है जब कर देंगे, उसके बाद घोषणा कर देते थे जब कर देंगे, तो इस प्रकार से उनका विश्वास जो है उनसे कम हो गया। तो इस प्रकार ये जो क्रांतिकारी मूवमेंट है ये बड़ी तेजी से भारत में फैलने लगा। ठीक है, अन्य कारणों में हम और बात करें तो इसके अलावा ये जो नवयुवकों में यह आंदोलन, नवयुवकों में तेजी से इसका प्रचार प्रसार हुआ, तेजी से इसका प्रचार प्रसार हुआ, और बहुत सारे जो पाश्चात्य एजुकेशन के लोग थे, जो उनमें पढ़ चुके थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए बहुत सारे युवा वर्ग उनसे क्या हुआ, प्रभावित हुआ, मोटिवेट हुआ कि देश के लिए चलो कुछ करने को हमको मिल रहा है तो हम कर सकते हैं। देखिए, एक उम्र होती है, एक युवा को तुम शांति प्रिय की बात करने के लिए बोलिए, वो अक्सर ये काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई बुजुर्ग आदमी ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप उससे कोई आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो वो उससे तुरंत जुड़ जाएगा, तुरंत जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसलिए इसमें नवयुवक जो थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और ज़्यादातर लोग नवयुवक भाषणों, प्रचार और जो आक्रामक भाषणबाजी होती थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। इस कारण से ये इस आंदोलन ने बहुत तेज गति से गति पकड़ ली। ठीक है, चलिए चौथा कारण क्या था? चौथा कारण ये था कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनसे लोग परेशान आ चुके थे। क्या आ चुके थे? परेशान आ चुके थे, और अंग्रेज राइटरों के द्वारा ही ये बातें लिखी गई थी। ठीक है, अंग्रेज राइटरों के द्वारा ये बातें लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? मॉडर्न रिव्यू के द्वारा ये लिखा गया था। मॉडर्न रिव्यू के द्वारा ये बात लिखी गई थी कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो अत्याचारपूर्ण नीतियां हैं, वो भारतीयों के बीच में संघर्ष का उदय कर देंगी। ठीक है, तो अंग्रेज जो अत्याचारपूर्ण नीति भारतीयों के लिए अपना रहे थे, उससे निश्चित था कि एक ना एक दिन इसका विस्फोट होगा, और ये समस्याएं भारतीयों के सामने उभर कर, अंग्रेजों के सामने उभर कर एक ना दिन एक दिन तो आनी ही थी। तो ये सब कुछ संरचना इसी का परिणाम थी। ठीक है, चलिए देखिए आगे आओ। उसके अलावा कुछ लॉजिक कारण भी थे, जैसे मैं आपको बताऊं, बंगाल विभाजन, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में आपने पढ़ा है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसका क्या मतलब है? ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ये बात बताई जाती है कि जो अंग्रेज हैं ये शासन करने के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है।
ठीक है। अंग्रेज जो हैं वो शासन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और ईश्वर के द्वारा इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ईश्वर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है और इनको हटाना ईश्वर की मर्जी के खिलाफ होगा, ईश्वर के निर्णय के खिलाफ होगा। ये सारी बातें जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बतलाई गई थी, ठीक है। इससे क्या हुआ? प्रजातीय विभेद नीति का पता चला। प्रजातीय विभेद नीति, ठीक है। प्रजातीय विभेद नीति का पता चला क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अंग्रेजों की सत्ता को ईश्वरीय वरदान बताने का क्या किया गया? प्रयास किया गया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल गलत था। भारतीयों के अंदर ये भावना घर कर गई क्या भारतीय शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 1907 और 1908 में 1907 और 1908 में जो इनके द्वारा असंवैधानिक कानून लाए गए, इनके द्वारा समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता थी उसको हनन करने का प्रयास किया गया, पत्रिकाओं को लिखने से रोकने का प्रयास किया गया, जन जागरण जो पत्रिकाएं फैला रही थी उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इससे भी राष्ट्र के अंदर क्या था? रोष था, ठीक है। क्या था? रोष था 1907-1908 के माध्यम से। तो ये सारे जो कारण हैं वो एक अच्छा लॉजिक बन गए थे। क्या लॉजिक? वो अच्छा उद्देश्य बन गए थे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने के पीछे, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने के पीछे बहुत अच्छे कारण ये बन गए थे। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे, ठीक है। हमने इसकी शुरुआत पढ़ी, इसके कारण पढ़े, अब इसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या थे। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य क्या है? देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के सीधा सा मैंने तुमको बताया पहले भी कि केवल और केवल ये लोग स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इनका मकसद ये तो नहीं था कि 2-4 इन्होंने अंग्रेजों को मार दिया और उससे हमें भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, या फिर हमने किसी को लूट लिया तो उससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। ये बात तो क्रांतिकारी भी जानते थे, लेकिन इनका मतलब ये था कि हमारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, हमारी जो कार्रवाई हो रही हैं उससे क्या है, एक तो दूसरों का मनोबल बना रहे, सामने वाले जो लोग हमको देख रहे हैं उनको पता रहे कि ये लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि देखिए क्रांतिकारी बन गए, कुछ किया नहीं और ऐसे ही फांसी खा ली। नहीं, अंग्रेजों से बिना डरे जो कार्रवाई हो रही है उससे क्या जाए, देश के अंदर सकारात्मक परिणाम जाए। क्या जाए? सकारात्मक परिणाम जाए, सकारात्मक परिणाम जाए। और उसके बाद में जो नवयुवक मंडल है वो ये हताश ना माने, हार ना माने कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो ये ना सोचने लग जाए कि हम तो देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते। बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं वो इससे जुड़े हुए थे। मैं एक आदमी का उदाहरण दूंगा आपको, मदन लाल ढींगरा का, ठीक है। किसका? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, ठीक है। मदन लाल ढींगरा जो थे, इनके द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा कहा गया था कि मेरे जैसे निर्बल पुत्र के पास माता की भेंट चढ़ाने के लिए अपने रुद्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि भारत माता के लिए कहा गया था कि माता के लिए चढ़ाने के लिए मेरे रुद्र के अलावा और कुछ नहीं है। तो इतने उच्च मनोबल जो थे वो क्रांतिकारियों के उस समय थे, ठीक है। इतने बड़े जो इनके मनोभाव था वो काफ़ी ऊंचा था। इन्होंने कहा था कि भारतीयों को ये पाठ पढ़ाना चाहिए। किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा के द्वारा ये बात कही गई
कि भारतीयों को ये पाठ पढ़ाना चाहिए कि मरा कैसे जाए। अब इसका मतलब क्या हो गया, मरा कैसे जाए, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए काम कैसे आ सकता है कोई बालक, किस प्रकार से अपनी जान जो है वो देश के लिए न्यौछावर कर सकता है। तो ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए मदन लाल ढींगरा के द्वारा ये शब्द कहे गए थे। ठीक है, तो इनके जो उद्देश्य थे वो यही थे कि राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता दिलवाई जाए और अंग्रेजों को राष्ट्र से बाहर किया जाए, बेदखल किया जाए और स्वराज जो है वो प्राप्त किया जाए। ठीक है, अब जब ये हिंसात्मक कार्रवाइयाँ होने लगीं तो अंग्रेजी जो सरकार है स्वाभाविक है उसके मन में डर तो जरूर बैठा और उसने इन हिंसात्मक कार्रवाइयों को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हो पाई जितना वो प्रयास कर रही थी, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में ये जो है वो फैल चुका था। ठीक है, संपूर्ण भारतवर्ष में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ जो थी वो फैल चुकी थी, क्योंकि लोगों के द्वारा ये बातें बोली गई कि पराधीन जो आदमी होता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता और उसे तो पराधीन आदमी को तो सपने में भी सुख नसीब नहीं होगा। ये सारी बातें भारतीयों की मानसिकता में बैठ चुकी थी, इसीलिए क्रांतिकारियों के आंदोलन से जुड़ने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, अब देखिए, क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली। क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली का मतलब होता है किस प्रकार इन्होंने कार्य किया। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, आप लोगों को मालूम है कि क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से नफरत तो पहले से ही करते थे। फिर इन्होंने क्या किया, इसको एक माध्यम बनाया और इस बात को प्रचारित कर किसके मध्य में करने लगे, लोगों के मध्य इसमें प्रचारित करने लगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रचार के माध्यम से लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति प्रतिशोध की भावना पैदा करना। प्रतिशोध की भावना पैदा करना। ठीक है, तो प्रचार के माध्यम से लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, किसकी भावना, प्रतिरोध की भावना पैदा करना। यानी कि उन्हें देखते ही लोगों के मन में ये विचार आना चाहिए कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश पर राज कर रहे हैं, उनके प्रति कोई भी सहानुभूति का माध्यम नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, संगीत, गाने, नाटक आदि के माध्यम से, ठीक है, संगीत, गाने, नाटक के माध्यम से देश की स्थिति को राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया गया। राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, राष्ट्र के सामने रखने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो संगीत, गाने, नाटक के माध्यम से देश की स्थिति को राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया गया। बात समझ में आई आप लोगों को?
कि गाने गाते थे, उनमें देश का दर्द झलकता था, क्या चल रहा है देश में, भूख कितनी चल रही है। ऐसे ही गाने, नाटक, तो कव्वाली जैसे भी जो भी माध्यम ये लोग चुनना चाहते थे वो होता था। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, चंदा के द्वारा, क्या चंदा, चंदा मतलब पैसा इकट्ठा करते थे ना, तो चंदे के द्वारा अंग्रेजों के प्रति सशस्त्र प्रबंध करना। सशस्त्र प्रबंध का मतलब क्या होता है, सशस्त्र प्रबंध करना। सशस्त्र प्रबंध का मतलब होता है कि औजार का क्या करना। औजार का मतलब होता है हथियार का मतलब होता है बंदूक का मतलब होता है तलवारें, उसका मतलब ऐसी चीज़ें, तलवारें, बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी, पिस्टल, जो भी मारने की चीज़ें होती हैं जिनसे हंगामा किया जा सकता है, जिनसे आक्रमण किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है, तो ये सारी इनकी कार्य प्रणाली थी, कार्य करने के तरीके थे, निडर होकर कार्य करना। ठीक है, आंदोलन और प्रदर्शनों के माध्यम से परेशान करना, कैसे भी करके उद्देश्य था अंग्रेजों को परेशान करना। ठीक है, चाहे बंदूक चलाओ, हथियार चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, फरसा चलाओ, लेकिन अंग्रेजों को क्या करो, परेशान करो। तो ये क्रांतिकारियों के कार्य करने की कार्य प्रणाली आप लोगों के सामने थी। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए, अब क्या किया जाए, इसके लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समितियां स्थापित की। मिटा दें इसको, चलिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ अपने अपने संगठन बनाए, भगवानों के सामने, ईश्वरों के सामने गए, शपथ ली, उनके नेतृत्व को स्वीकारा कि कोई नहीं, हमारा कोई नेता नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है हमारा, ऐसी इनके द्वारा शपथें ली गई। और फिर इन्होंने अपने अपने कार्य जो है वो स्टार्ट कर दिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन का विकास। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, यानी कि ये जो संघर्ष है वो क्या हो जाता है, अब शुरू हो जाता है यहाँ से। और इस संघर्ष के शुरू हो जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक नेतृत्व प्राप्त व्यक्ति के नीचे काम करना शुरू कर दिया जाता है, और अंग्रेजों के प्रति संघर्ष की एक प्रकार से हिंसात्मक आंदोलन की क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का विकास मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे, क्यों, समय का अभाव है। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। कल हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का विकास। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी रास बिहारी बोस हो, लाला लाजपत राय हो, खुदीराम बोस हो, ठीक है, मदन लाल मोहना हो, तो जितने भी हैं सबके बारे में कल बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।